चौथा अध्याय रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, इसके कुछ बिंदुओं के बारे में हमने कल चर्चा किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि वास्तव में परमाणु से अणु कैसे बनता है, अणु जो होता है वो कितने तरह का बंध बनाता है। तो हमने आपको कल रासायनिक आबंध में पहला बंध जो आपका होता है आयनिक बंध, उसके बारे में बताया था। आयनिक बंध जब होता है, बंध बनता है, तो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है एक परमाणु, और दूसरा, जैसे आपने उदाहरण देखा था कल, सोडियम था वो इलेक्ट्रॉन देता था और क्लोरीन क्या करता था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता था। जो देता है उसके ऊपर प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण धनावेश आता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे। कभी कभी आपके मन में आता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए धन हो गया है, ऐसा नहीं होता है। इसके नाभिक में प्रोटॉन बढ़ जाता है चूंकि, इसलिए इस पर धनावेश लगता है। और क्लोरीन में चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी है, प्रोटॉन कम हो गए, इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है उसके ऊपर उतने ही ऋणावेश आते हैं। इन दोनों के बीच, आयनों के बीच बनने वाला यह बंध जो था, पहला वाला हमने बताया था आपको, क्या था, आयनिक बंध। हमने कल आपको दूसरे बंध के बारे में भी बताया था, जिसको हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध है, इसमें यह बंध तभी बनता है किसी परमाणु के बीच जब दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में ज़्यादा अंतर ना हो। इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अंतर है, एक बहुत ज़्यादा धन विद्युती है, दूसरा बहुत अधिक ऋण विद्युती है, तब आयनिक बंध बनेगा। लेकिन अगर हम सहसंयोजक बंध की बात करते हैं, जैसे आप लेते हो PCl3, तो फास्फोरस और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता में इतना अधिक अंतर नहीं है। समान जैसे आपके परमाणु हैं, जैसे दो कार्बन परमाणु हैं, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता बराबर है, तो इनके बीच जो बंध बनता है वो हमने क्या बताया था, वो कैसा था, सहसंयोजक। ये जो एक लाइन है आपकी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका रहता है साझेदारी में और दूसरा दूसरे कार्बन का है। मतलब एक बंध बनने में, एक सहसंयोजक बंध बनने में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। कल आपको हमने चर्चा में बताया था कि बहुबंध भी होता है। सहसंयोजक बंध 3 तरह का होता है। सहसंयोजक बंध कितने तरह का होता है, 3 तरह का। पहला बंध होता है आपका एकल बंध, पहला आपको हमने बताया था एकल बंध। दूसरा बंध होता है द्विबंध, और तीसरा बहुबंध के अंतर्गत द्विबंध और त्रिबंध आपका आता है। एकल बंध का मतलब होता है जैसे आपका हाइड्रोजन का बनना, हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में, पहले हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में मानिए एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। दूसरे हाइड्रोजन के भी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, शेयरिंग का मतलब होता है, हम अगर आप दो बच्चों के बीच एक पेन और एक पेंसिल है और आपको दोनों की आवश्यकता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस पर आपका दोनों बीच में रख दिए और दोनों का बराबर अधिकार हो जाएगा। उसी तरह से जब सहसंयोजक बंध बनता है तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बंध में, दोनों के नाभिक के बीच होते हैं। सहसंयोजक बंध की यही एक विशेषता होती है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा इस दोनों के नाभिक के बीच होता है और दोनों ही नाभिक का या दोनों ही परमाणुओं का उसमें बराबर का हिस्सा रहता है। तो इस तरह से अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई थी तो दोनों के बीच एक सहसंयोजक बंध बना था, जिसे हम एक लाइन से दर्शाते हैं। दूसरा, जब हमने आपको ऑक्सीजन बताया था, उसमें ऑक्सीजन O2, ये आपका H2 अणु का बनना था, हाइड्रोजन के अणु का बनना। अगर हम ऑक्सीजन के अणु के बनने की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो वैलेंसी सेल होता है, वैलेंसी सेल या संयोजकता कोश, जिसको हम अंतिम कक्ष बोलते हैं, ठीक है,
उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? परमाणु का क्रमांक होता है ऑक्सीजन का 8, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6, मतलब आपका अंतिम कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहला ऑक्सीजन, इसके अंतिम कक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन की। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिलता है तो इसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। दूसरा ऑक्सीजन अगर हम लेते हैं तो उसके भी अंतिम कक्ष में 2, 2, 4 और 2, 6 है। दोनों ऑक्सीजन ने सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, उसके बाद क्या किया है? एक और जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की। एक जोड़ी जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की तो पहला संयोजक बंध बना ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का जब साझेदारी हुआ तो वहाँ पे डबल बंध बनता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो सिंगल बंध बनता है। एक डबल इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो 2 डबल बंध बनता है। एक चीज आप याद रखेंगे, जो संयोजक बंध है वो 2 तरह का होता है, सिग्मा बंध और पाई बंध। तो यहाँ पे जब भी आगे आप पढ़ेंगे, इसी पार्ट में है इसके बारे में विस्तृत में, हाइड्रोजन में अगर सिंगल बंध है, कभी भी कहीं भी सिंगल बंध है, संयोजक बंध कैसा है? अगर सिंगल है तो हमेशा याद रखेंगे वो कौन सा बंध होता है? सिग्मा। इसको हम बोलते हैं सिग्मा। लेकिन अगर हम डबल बंध की बात करते हैं तो सिग्मा एक बंध सिग्मा होता है और दूसरा बंध हमेशा क्या होता है? पाई बंध होता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि सिग्मा बंध अकेले हो सकता है। मैंने ये बोला कि सिग्मा बंध होता है, सिंगल होता है तो क्या होता है? केवल सिग्मा, पाई बंध नहीं होता। तो आप ये याद रखेंगे कि सिग्मा बंध होता है वो अकेले पाया जा सकता है, लेकिन पाई बंध कभी भी अकेले नहीं होता, वो हमेशा किसके साथ होता है? सिग्मा बंध के साथ। अगर हम तीर बंध की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के बाद तीसरे इस परमाणु क्रमांक 7 नाइट्रोजन, इसमें अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। संयोजकता कोश में जो 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉन की। अगर नाइट्रोजन अपना अणु बनाएगा तो कैसे बनाएगा? पहले नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। दूसरे नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में भी आपका 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे और बचे आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। देख लीजिए, 2, 3, 5, 3, 2, 5 अंतिम कक्ष में, 3, 2, 5 अंतिम कक्ष में, और 3 इलेक्ट्रॉन की दोनों ने साझेदारी की है। तो इस तरह से इनके पास 5, 3 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम पहला साझेदारी हुआ तो नाइट्रोजन के बीच सिंगल बंध बना, फिर दूसरे जोड़ी इलेक्ट्रॉन से डबल बंध बना, और तीसरे जोड़ी इलेक्ट्रॉन जो है साझेदारी से कितना बंध बनता है? तीसरा या ट्रिपल बंध, जिसको हम एन ट्रिपल बंध एन कहते हैं। इसमें भी आप याद रखेंगे केवल ट्रिपल बंध में एक बंध ही सिग्मा होता है, बाकी 2 बंध कैसे होते हैं? पाई होता है। 3 से ज़्यादा बंधों की अभी तक खोज नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कार्बन की, कार्बन 4 बंध बना सकता है, लेकिन ये कार्बन सिंगल बंध भी बनाता है, डबल बंध भी बनाता है, ट्रिपल बंध भी बनाता है। लेकिन अगर इसको 4 बंध बनाना है तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन से यह संयोजक बंध बनाएगा या 4 अन्य अलग अलग परमाणु से यह संयोजक बंध बनाता है। यह कार्बन कार्बन चौथा बंध अभी तक देखा नहीं गया है। कार्बन कितने तरह के बंध बनाता है? 3 तरह का, कार्बन कार्बन सिंगल बंध, कार्बन कार्बन डबल बंध और कार्बन कार्बन
ट्रिपल बंध। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगर उसको अपनी चौथी संयोजकता को पूरा करना रहता है तो किसी अन्य परमाणु के साथ या किसी अन्य के साथ वह इसे पूरा करता है। अगला लेते हैं, हमने अभी आपको एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध बताया, उसी में मैंने आपको कुछ इलेक्ट्रॉन दिखाए थे। जैसे हमने ऑक्सीजन में बोला था कि 6 इलेक्ट्रॉन होता है अंतिम कक्ष में, 2, 2, 4, 2, 6। आप लोग देख रहे होंगे कि ये दोनों जोड़ी है जो वो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉन जो अंदर के और हैं, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहे हैं या बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर कहते हैं। हिंदी में इसको एकांकी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है या अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और इंग्लिश में इसी को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब वैलेंसी सेल में या संयोजकता कोश में कुछ इलेक्ट्रॉन के युग्म होते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, उसको हम एकांकी इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे हम देखते हैं एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, ये सहसंयोजक बंध के प्रकार थे। इनमें क्या क्या गुण होते हैं, इन गुणों की हम चर्चा करते हैं। अगला लेते हैं सहसंयोजक बंध के गुण। सहसंयोजक बंधों के गुण, हमने कितने तरह के बंध देखे? 3 बंध, सिंगल बंध, डबल बंध, ट्रिपल बंध, एकल, द्वि और त्रिबंध। अगला इसके बहुबंध के गुण, बहुबंध के या सहसंयोजक बंधों के जो प्रकार है उनके गुण। पहला गुण है इसकी बंधन ऊर्जा, या इसी को हम बोलते हैं बंध ऊर्जा। बंध ऊर्जा किसे कहते हैं? तो हमने बोला एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है या बंध बनाता है, चाहे वो कोई भी बंध हो, चाहे वो विद्युत संयोजी हो, यानिक हो। अगर बंध बनता है तो परमाणु का स्थायित्व है वो बढ़ जाता है और स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है। फिर से सुन लीजिए, जब परमाणु अवस्था में रहता है तो उसमें से उसकी जो ऊर्जा होती है अधिक होती है, वो अस्थायी होता है। लेकिन जैसे ही परमाणु से अणु बनता है, दोनों को हम बांध देते हैं। कौन से बंध से? सहसंयोजक बंध से। तो परमाणुओं में एक स्थायित्व आता है और उसके ऊर्जा में कमी होती है, या बंध बनने के दौरान ऊर्जा है वो मुक्त होती है। उसी ऊर्जा को हम कौन सी ऊर्जा कहते हैं? बंध ऊर्जा। जिस अणु की बंध ऊर्जा जितनी अधिक होगी, आप इतना याद रखेंगे, जिसकी बंध ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक स्थायी होगा, उसका बंध उतना ही मजबूत होगा। इसी में अगर हम बात करते हैं, हमने अभी सहसंयोजक बंध के 3 प्रकार बताए थे। कार्बन कार्बन के बीच मान लीजिए आपका सिंगल बंध है, एकल बंध, डबल बंध और तीसरा ट्रिपल बंध या त्रिबंध। आप खुद सोचिए, मैंने 2 परमाणु को एक रस्सी से जोड़ा है, एक बंध से जोड़ा है ना, तो वो कम मजबूती से जुड़े हैं तो उनकी बंध ऊर्जा कैसी होगी? कम होगी, ठीक है, क्योंकि वो उतने स्थायी नहीं होंगे। अब मैंने 2 परमाणुओं को 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके डबल बंध से जोड़ दिया है, तो डबल बंध से जुड़ गया मतलब हमने 2-2 रस्सी से उसको बांध दिया है, दोनों के बीच मजबूत बंध बन गया है। तो इसकी बंध ऊर्जा और क्या हो गई? अधिक हो जाएगी।
और अगर हम उसको तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से अगर हम उनकी बॉन्डिंग को देखते हैं तो यह बंध क्या होगा, सबसे मजबूत होगा। उल्टा भी सोचिए आप, उल्टा कैसे सोचेंगे, अगर हम ट्रिपल बंध को तोड़ेंगे तो हमको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसको हम वियोजन ऊर्जा कहेंगे। डबल बंध को तोड़ेंगे तो दो ही बंध को तोड़ना है तो कम ऊर्जा देंगे, और सिंगल को देंगे तो और कम ऊर्जा देंगे। तो इनकी वियोजन ऊर्जा इधर सिंगल बंध की ओर घटेगी और बंधन ऊर्जा कैसी होगी, बढ़ेगी। कार्बन कार्बन सिंगल बंध, अगर हम उदाहरण लेते हैं तो आपकी पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कार्बन कार्बन के बीच देखिए 300 सिंगल बंध होता है तो 347 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है। अगर कार्बन कार्बन के बीच आपका डबल बंध दिया है तो 619 किलो जूल पर मोल ऊर्जा आपका, पहला मैंने बोला कितना, 347, डबल वाले का कितना बोल रही हूँ, ये आपका है 347 किलो जूल पर मोल। दूसरा है आपका 619 किलो जूल पर मोल। और अगर हम ट्रिपल बंध की बात करते हैं तो ये हमारा 811 किलो जूल पर मोल। कहने का मतलब एकल बंध से ज़्यादा डबल बंध का है बंधन ऊर्जा, डबल बंध से ज़्यादा ट्रिपल बंध का है। यहाँ तो दोनों समान परमाणु दिख रहे हैं आपको, ये भी कार्बन और ये भी क्या है, कार्बन है। अगर हम अलग अलग लेते हैं, जैसे हम सबसे पहले लेते हैं नाइट्रोजन सिंगल बंध में, तो नाइट्रोजन सिंगल बंध में दिया है आपका 159 किलो जूल पर मोल। उसी तरह से देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अगर ले रहे हैं तो देखिए 700 कार्बन डबल वन ऑक्सीजन 748 बढ़ गया है मान। अगर हम तीसरा लेते हैं कार्बन और ट्रिपल वन नाइट्रोजन के बीच तो इसका मान और अधिक है 890। कहने का मतलब सिंगल से ज़्यादा बंध ऊर्जा डबल की है और डबल से ज़्यादा ट्रिपल बंध की बंध ऊर्जा होती है। अगला पॉइंट हम इसी में लेते हैं, बंध ऊर्जा के बाद संयोजक बंध होते हैं, उसमें दूसरा गुण होता है इनकी बंध लंबाई। बंध लंबाई किसे कहते हैं, इसी को हम इंग्लिश में बॉन्ड लेंथ कहते हैं। मैंने बोला दो परमाणु, पहला और दूसरा। आप खुद कल्पना कीजिए दोनों के बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, पास लाऊंगी तो क्या होगा, पहले और ज़्यादा पास, बहुत ज़्यादा पास लाऊंगी तो प्रतिकर्षण होगा कि नहीं, दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों के नाभिक भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। थोड़ा दूर ले जाऊंगी तो आकर्षण होगा। एक निश्चित सीमा होगी जहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण सामंजस्य में होंगे। यहाँ पे नाभिक का स्थायित्व, नाभिक दोनों नाभिक मतलब उनके परमाणु है वो बहुत ज़्यादा स्थायी हो जाते हैं। फिर से सुनिए, जब परमाणु से अणु बनता है तो दोनों परमाणु के बीच एक ऐसी दूरी होती है जहां पर उनका स्थायित्व सबसे अधिक होता है। उसी दूरी को हम क्रांतिक दूरी कहते हैं, और क्रांतिक दूरी पर जो दोनों परमाणु के बीच की दूरी है उसको हम उसकी बंध लंबाई कहते हैं। बंध लंबाई है सबकी अलग अलग होगी। अगर हम कार्बन कार्बन सिंगल बंध, कार्बन कार्बन डबल बंध और कार्बन कार्बन ट्रिपल बंध की बात करते हैं तो कार्बन कार्बन जो एकल बंध है या सिंगल बंध है, इसमें आप खुद कल्पना कीजिए एक इलेक्ट्रॉन की केवल साझेदारी है तो उस समय उतना मजबूत बंध नहीं है, तो इनका बंध लंबाई सबसे अधिक होगा। किसका सबसे अधिक होगा, किसका सबसे अधिक होगा, सिंगल बंध का। अगर हम डबल बंध की बात करते हैं तो इनकी दूरी और कम हो जाएगी, दो आकर्षण है दोनों के बीच, ठीक है, तो इससे कम होगा
अधिक इससे कम बंध लंबाई डबल बंध की होगी और सबसे कम लंबाई किसकी होगी, ट्रिपल बंध की होती है। कहने का मतलब अगर हम तीनों बंध को लेते हैं, मान दिए हैं आपके कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बंध है तो लंबाई देख लीजिए, पुस्तक में बहुत सारे मान हैं, 1.5 एंगस्ट्रॉम। लंबाई को हमेशा किस में नापा जाता है, एंगस्ट्रॉम में। और अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध है तो 1.33 एंगस्ट्रॉम है। और अगर हम कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंध लेते हैं तो 1.2 एंगस्ट्रॉम होता है। कहने का मतलब है एकल बंध सबसे अधिक लंबा होता है, लंबाई बंध लंबाई अधिक होती है, डबल बंध की सिंगल बंध से कम होती है और ट्रिपल बंध की बंध लंबाई सबसे कम होती है। इस तरह से दो गुण हमने देखा, पहला बंध ऊर्जा और दूसरा है बंध लंबाई। इस तरह से हम बंध लंबाई के बाद इसका तीसरा जो गुण है उसको लेते हैं। तीसरा इसका संयोजक बंध का गुण होता है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता की बात करते हैं तो इसमें आप देखिए, जब सिंगल बंध या एकल बंध होता है तो इसमें संयोजक में बीच में केवल एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन होता है। डबल बंध होता है तो दोनों के बीच दो जोड़ी या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 जोड़ी या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या ट्रिपल बंध होता है तो आपके 3 जोड़ी 3 पेयर या 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोगों को अगर हम क्रियाशीलता की बात करते हैं तो क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। सिंगल बंध में इलेक्ट्रॉन बीच में कम है, डबल बंध में उससे ज़्यादा है और ट्रिपल बंध में उससे भी ज़्यादा है। तो अगर कोई अभिकर्मक डाला जाएगा, चाहे वो नाभिक स्नेही हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन स्नेही हो, तो सबसे पहले आक्रमण उसके इन्हीं इलेक्ट्रॉन पर होता है, यहीं के बंध टूटते हैं। अगर हम क्रियाशीलता को देखेंगे तो सबसे पहले जो आपका त्रिबंध है, ट्रिपल बंध है, इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी। अब क्यों ज़्यादा होगी, इसका एक बंध एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और वो बॉन्डिंग में भाग ले सकता है, बंध बना सकता है। और अगर अभिकर्मक मिले तो इसका दूसरा बंध भी टूट के बॉन्ड बना सकता है दूसरे परमाणु के साथ। अगर इसको और अभिकर्मक मिले तो इसका तीसरा बंध भी टूट सकता है, मतलब इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक है। अगर हम डबल बंध की बात करते हैं तो इसमें अगर हम अभिकर्मक डालेंगे तो पहले एक ही बंध टूटेगा, फिर दूसरा बंध टूटेगा, उतनी ज़्यादा क्रियाशीलता इसकी नहीं है। और अगर हम सिंगल बंध की बात करते हैं तो थोड़े समय में ही इसकी क्रियाशीलता कैसी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक ही बंध है वो दूसरे से बना लेगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि सिंगल बंध या एकल बंध से ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है, डबल बंध। और डबल बंध से भी ज़्यादा क्रियाशीलता कौन दिखाता है, जहाँ पे ट्रिपल बंध या त्रिबंध पाया जाता है। अगला इसका गुण होता है, हम इसमें योग का भी गुण पाया जाता है। अब ये योग अगला गुण आपकी पुस्तक में नहीं दिया है, लेकिन आप ये याद रखेंगे कि इनमें योग अभिक्रियाएं भी होती है। कौन कौन से में योग होगा, कार्बन कार्बन में योग नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बंध जो होता है उसमें टूटने के बाद और कहीं से जुड़ने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर हम इस 2 बंध को तोड़ दें, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 1 2 आपका यहाँ 2 यहाँ से जुड़ा है, इसके 2 संयोजकता खाली है। अगर मैं इस डबल बंध को एक तोड़ दूं तो यहाँ पे और हाइड्रोजन या कोई भी अन्य परमाणु
जुड़ सकता है। याद रखेंगे, कार्बन कार्बन या कोई भी परमाणु जिसमें एकल बंध है उसमें योग क्रिया नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे कार्बन कार्बन या अन्य परमाणुओं में डबल बंध है या ट्रिपल बंध है, ट्रिपल बंध है तो इसमें योग और ज़्यादा हो सकता है। पहले एक बंध टूटेगा तो और कोई परमाणु जुड़ सकता है, जब दूसरा बंध टूटेगा तो इससे और कोई नया परमाणु योग हो सकता है। तो याद रखेंगे, एकल बंध में योग नहीं होता है, डबल बंध, द्विबंध या त्रिबंध में योग अभिक्रियाएं प्रदर्शित होती है। और इसी पर आपका एक उदाहरण आधारित है, आपने 10वीं में पढ़ा होगा। कौन सी क्रिया पढ़ी है? तेल से क्या बनाना? वनस्पति घी बनाना पढ़ा है आपने। उसमें हम हाइड्रोजन को डालते हैं और क्या होता है? घी बनता है, वनस्पति घी। तो वो भी इसी योग क्रिया के उदाहरण के अंतर्गत आता है। अगला हमारा बिंदु है अष्टक नियम का अपवाद। हमने देखा कि जब बहुत सारे अणु बनाए हमने तो सारे अणुओं में अभी तक क्या देखा है? 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम के पूरे होते थे। आज जो भी परमाणु भाग ले रहा है उसमें सभी में कितने कितने अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन दिखते थे आपको? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कुछ अणु ऐसे भी ज्ञात हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम भी है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं, या कुछ अणु ऐसे भी हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक यानी 10 या 12 भी है। इसको इस नियम ने नहीं समझाया तो हम कुछ अपवाद की चर्चा करते हैं। पहला देखिए, हाइड्रोजन का अणु। अगर हम हाइड्रोजन के अणु को लेते हैं इसमें अगर हम H2 या हाइड्रोजन के अणु का बनना देखते हैं तो हाइड्रोजन के पहले कक्षा में एक, दूसरे हाइड्रोजन के भी अंतिम कक्षा में एक। अंतिम कक्षा में एक एक मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 2। 8 हो रहे हैं क्या? नहीं। कहने का मतलब यह क्या है? एक नियम का अपवाद है। इसके अंतिम कक्षा को इसने स्थायी तो 2 इलेक्ट्रॉन मिला के ही कर लिया। H2 का अणु प्रकृति में पाया जाता है। कहने का मतलब इसमें अष्टक नहीं है, फिर भी यह कैसा है? स्थायी है। उसी तरह से अगर हम पानी का संरचना देखते हैं तो ऑक्सीजन में 2 4, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से दूसरा हाइड्रोजन से ऑक्सीजन एक एक सिंगल बंध बनाता है। ऑक्सीजन के तो अष्टक पूरे हो रहे हैं, 2 2 4 2 6 और एक एक इसको मिला है हाइड्रोजन से। टोटल इसके 8 हो गए। ऑक्सीजन के तो 8 हो रहे हैं, आप ध्यान देंगे, लेकिन हाइड्रोजन में कितने हैं अंतिम में? 2 2 हैं। तो ये भी क्या है? आपका अष्टक नियम का अपवाद है कि जरूरी नहीं है कि अणु बनने के लिए अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो। कुछ परमाणु से जब अणु बनता है तो अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और वो अणु प्रकृति में पाया भी जाता है और स्थायी भी होता है। अगला लेते हैं हम दूसरा अपवाद लेते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हमने बोला इसमें 8 से कम है। उसी इसके पहले थोड़ा बताई थी कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी पाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटा मतलब 5, क्लोराइड का उदाहरण लेते हैं। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। इसके अंतिम कक्ष में देख लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 15वें वर्ग का सदस्य है, इसलिए इसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5।
इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? केवल 3। तो इसने क्लोरीन के साथ, पहला क्लोरीन के अंतिम कक्ष में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन के अंतिम कक्ष में भी 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तीसरे क्लोरीन के भी अंतिम कक्ष में भी 7 इलेक्ट्रॉन हैं। क्लोरीन और फास्फोरस पहले ने अपना क्लोरीन के साथ कैसा बंध बनाया? PCl। 8 क्लोरीन के हैं, फास्फोरस के अभी कितने हो गए? 5 और 1 6। दूसरे क्लोरीन के साथ वो जब बंध बनाया तो उसके कितने हो गए? फास्फोरस के 7 और क्लोरीन के कितने हो गए? 8। तीसरे क्लोरीन के साथ जब फास्फोरस ने सहसंयोजक बंध बनाया तो क्लोरीन के हो गए 8 यहाँ पे आपके 8 और फास्फोरस के भी हो गए 8। अब आप देखिए 2 क्लोरीन अभी भी बचा है, तो 2 क्लोरीन के साथ अगर ये केवल क्लोरीन का ही इलेक्ट्रॉन बचा है साझेदारी के लिए, तो अगर इस फास्फोरस को ये दोनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देते हैं तो 8 पहले हो चुके हैं फास्फोरस के 9 और कितना हो गया कुल 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हैं कि इस फास्फोरस में अष्टक से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 8 होना था और कितना हो रहा है 10। तो यह भी एक नियम का क्या है? अपवाद है अष्टक नियम का। इस अष्टक नियम के अपवाद को समझाने के लिए एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। बोरान इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, आप लोगों ने 10वीं में लुईस अम्ल पढ़ा है। लुईस अम्ल में एक उदाहरण पढ़ा होगा आपने, बोरान ट्राइफ्लोराइड। लुईस अम्ल होता है, ये अम्ल वह होता है लुईस अम्ल जो इलेक्ट्रॉन को युग्म को ग्रहण कर सकता है। इसको हम इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्यों बोलते हैं? बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, पहले कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। हमने इसके अंतिम कक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिए? 3। फ्लोरीन जो होता है उसके अंतिम कक्ष में कुल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, इसको मिल गया बोरान से 8। दूसरे फ्लोरीन के भी अंतिम कक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7, बोरान से मिल गया उसको 8। और तीसरे फ्लोरीन के अंतिम कक्ष में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आपके 7, इसको 1 मिल गया, बोरान से हो गया इसके भी 8। अब बोरान के गिनते हैं तो पहले 3 थे और इसको 3 फ्लोरीन से मिले हैं, कुल 3 और 3 कितने हो गए? 6। क्या अष्टक पूरा हुआ है? अष्टक से कितने इलेक्ट्रॉन कम दिख रहे हैं आपको? 2। तो इस बोरान ट्राइफ्लोराइड यह भी प्रकृति में स्थायी अणु के रूप में पाया जाता है, लेकिन आप याद रखेंगे कि बोरान फ्लोराइड में बोरान का अष्टक पूरा नहीं होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और आप लोगों ने पढ़ा है कि यह लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, यानी किसी भी लुईस क्षार के साथ यह एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करता है। उदाहरण के लिए अगर हम अमोनिया को लेंगे तो अमोनिया से ये लोन पेयर लेगा और अपना अष्टक पूरा करता है। तो इस तरह से ये अष्टक नियम के अपवाद हैं। इस तरह के जो यौगिक हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, जैसे बोरान फ्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड, इसको हम इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं। अगला, इसमें कुछ अवधारणाएं दी है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि PCl5 जो बनता है, PCl5 में कुल फास्फोरस के 8 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है सजडन। उन्होंने अपना एक परिकल्पना दिया, इसको एकल इलेक्ट्रॉन बंधुता सिद्धांत कहते हैं। कौन से सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम? एकल इलेक्ट्रॉन बंधुता सिद्धांत।
इस सिद्धांत में सजडन ने बताया कि जैसे हमने बोला कि फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड बनता है, तो उन्होंने क्या बोला कि प्रकृति में बंध बनने के लिए एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ही नहीं चाहिए, एक अकेला इलेक्ट्रॉन भी दूसरे परमाणु के साथ बंध बना सकता है। फिर से सुनिए, प्रकृति में कुछ ऐसे बंध भी पाए जाते हैं, सजडन ने कहा, जिसमें परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन के बंधन की आवश्यकता नहीं होती है, किसी एक परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेता है। उदाहरण के लिए आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, मैंने अभी उदाहरण बताया था। हमने बोला था कि फास्फोरस में जब 3 के साथ सहसंयोजक बंध बना तो 2 क्लोरीन जो है वो बच रहे थे और इसमें इस क्लोरीन का ही इलेक्ट्रॉन शेष था। इसमें इन दोनों के इलेक्ट्रॉन भाग लिए थे, इसका स्टक पूरा हो गया था। फास्फोरस में 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमको देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये जो क्लोरीन है वो ही अपना इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है। फास्फोरस अपना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी नहीं कर रहा है और इसे हम एक तीर से दर्शाते हैं। यहाँ पे जो फास्फोरस में अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर से देखते हैं। फास्फोरस के 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को ये बंध बनाने के लिए क्लोरीन को दे रहा है, लेकिन क्लोरीन है फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। इसलिए हम जब सहसंयोजक बंध बनाए तो सीधा तीर के निशान न लगा के हमने कौन सा चिन्ह लगाया था, ये। लेकिन जब एकल इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं तो हम फास्फोरस से ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहा है, क्लोरीन को। फास्फोरस से ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहा है, क्लोरीन को। इसी बंध को हम क्या बोले हैं, सजडन ने इस बंध को क्या कहा, एकल इलेक्ट्रॉन बंधुता या एकल इलेक्ट्रॉन बंध, जिसमें एक परमाणु ही दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, साझेदारी। पूरा पूरा नहीं दे रहा है, अगर पूरा पूरा देता तो फास्फोरस के ऊपर धन आवेश होता, याद रखेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा देता तो फास्फोरस के ऊपर कौन सा आवेश होता, धन आवेश। यहाँ हमको पूरा पूरा नहीं दे रहा है बोलना, क्या कर रहा है, साझेदारी के लिए दूसरे को दे रहा है, क्लोरीन को। इस तरह से ये एकल इलेक्ट्रॉन बंधुता सिद्धांत सजडन ने दिया। इसके अतिरिक्त प्रकृति में ऐसे बहुत सारे यौगिक होते हैं जिसको हम बोलते हैं उप सह संयोजी यौगिक, जिसमें हमको एक नए बंध की आवश्यकता होती है, जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन देना लेना होता है, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है न ग्रहण करता है, और ना ही कोई परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। इसका विस्तृत अध्ययन आप 11वीं में करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम उसकी भी चर्चा करते हैं। तीसरा बंध होता है उप पहला बंध था आपका आयनिक, दूसरा बंध था आपका सह संयोजक, और तीसरा बंध जो बनता है उसको हम उप सह संयोजक बंध कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या त्याग दिए जाते हैं। दूसरे प्रकार में सहसंयोजक बंध में
इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। अब तीसरा एक तरह का और बंध होता है सहसंयोजक बंध, जिसमें आपका एकल इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, इसे कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु को साझे के लिए देता है, कक्षक में रखने के लिए देता है। उपसरसोजी बंध का एक उदाहरण जैसे हम लेते हैं यहाँ पे आयरन जो होता है, आयरन के परमाणु क्रमांक को देखते हैं तो 26 होता है। इसमें डी ब्लॉक जो अंतिम होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं 3D में। 26 इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4 5 6 कौन सी कक्षा में है? 3D में। और 4s में इसके अंतिम में होता है 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये आयरन अपने इस s के 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, आयरन अपने s के 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, तो ये +2 जिसको हम बोलते हैं फेरस, कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था ले लेता है? ये फेरस। इसकी कक्षा कैसी हो गई? खाली। 3D में देखिए यहाँ पे 4s के बाद 3 4p खाली होते हैं, और ये 3D में जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो 3 कक्षकों में युग्मित हो जाते हैं। फिर से देख लीजिए, अगर हम आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 3d6 4s2 4p0। तो इसमें से आपका आयरन का जो 3D था उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 4s के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो इसका अवस्था हो गया फेरस। फेरस आयन में बदल गया, आयरन किस में बदल गया? फेरस। और इसके 6 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए? 3D के 3 कक्षकों में आ गए। टोटल कितने कक्षक खाली दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6। इस साइनाइड के द्वारा, साइनो आयन के द्वारा यहाँ एक एक युग्म इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, और यहाँ पे जो बंध बनता है उसको हम उपसहसोजी बंध कहते हैं। उपसहसोजी बंध कैसे दर्शाते हैं? तो जैसे Fe2 प्लस यहाँ पे था, किसने दिया यहाँ पे? साइनाइड। 1 2 3 4 5 और 6। तो जो दे रहा है N लोन पेयर दे रहा है, तो इसका तीर का निशान इस तरह से इसको दर्शाया जाता है। तो ये बंध कौन सा बंध कहलाता है? उपसहसंयोजी बंध, जिसका एक पूरा अध्याय आप कक्षा 12वीं में उपसहसंयोजी यौगिकों के रसायन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम बहुत सारे गुणों को देखें, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, जिसको इस सिद्धांत में, अष्टक सिद्धांत में नहीं बताया गया है। जैसे ये उदाहरण आपने देखा बिल्कुल विपरीत है अष्टक से। तो ये सिद्धांत जो अष्टक नियम था वो उपसहसंयोजी बंध के बारे में नहीं बताता है, और आपका कुछ नियम के अपवाद भी हमको देखने को मिलता है। धन्यवाद।